आज के इस वीडियो में हम महाकाव्य को पढ़ेंगे और जानेंगे कि महाकाव्य किस प्रकार से प्रारंभिक भारत के इतिहास के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और यह किस प्रकार इतिहास के निर्माण में एक दिशा प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। महाकाव्य प्रारंभिक रूप से मौखिक रचनाएं थी। जब प्रारंभ में महाकाव्य की रचना की गई थी तो यह मौखिक रूप में थी, जिसे बाद के समय में एक कथा वृत्तांत के माध्यम से सम्मिश्रित और संयोजित रूप ले लिया, जो कि धीरे धीरे बाद में कथा वृत्तांत के रूप में जिसका संयोजन किया गया। यही कारण है कि उनकी तिथि का निर्धारण करना समस्यापूर्ण है, क्योंकि यह प्रारंभिक रूप में मौखिक रचना थी, धीरे धीरे बाद में इसे कथा का वृत्तांत के रूप में समाहित किया गया। इस कारण से इसकी तिथि का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। वह उस समय से पूर्व की घटनाओं का वर्णन करती है जब उनकी रचना की गई थी, यानी कि जब भी महाकाव्य की रचना की गई थी, लिखा गया था, उससे पूर्व में कुछ घटनाएं हो चुकी थी, उसको यहाँ पे संग्रहित किया गया था। इसमें अंतर्गत इतिहास के तत्व भी शामिल है, क्योंकि महाकाव्यों में हम देखें तो वंशावली मिलती है, तो ये सब क्या है, ऐतिहासिक तथ्य है। पुनः इस पर बल देना महत्वपूर्ण होगा कि ये इतिहास के मान्य अर्थ के अनुसार इतिहास नहीं है, किंतु इनमें उस बारे में वृत्तांत शामिल है जिनके विषय में यह माना जाता है कि ऐसा घटित हुआ होगा। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि इतिहास, आज के टाइम में जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वह हुआ कि ऐसा इतिहास, ऐसा बीता हुआ बात जिसे कालक्रम के अनुसार, जिसका समय निर्धारण के साथ लिखित रूप हो या बताया गया हो और उस घटना का समय निर्धारित हो, उसे इतिहास माना जाता है। आज के समय में जो इतिहास की परंपरा चली आ रही है, परंतु जो महाकाव्य है उसमें जो भी घटनाएं हुई है उसमें उसका काल निर्धारण नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे तथ्य शामिल हैं जो माना जाता है कि पूर्व काल में ऐसा हुआ था। भारत में दो मुख्य महाकाव्य महाभारत और रामायण है। जब भारत में महाकाव्य की बात करते हैं तो महाभारत और रामायण ये दो प्रमुख हैं। दोनों में ही कई छेपक शामिल हैं, अतः इन्हें किसी एक ही लेखक की कृति नहीं माना जा सकता। हम यहाँ देखें तो अलग अलग घटनाओं का अलग अलग लोगों द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि यह किसी एक लेखक की कृति नहीं है। भारत में आख्यानात्मक खंड एक वंश आधारित समाज की पृष्ठभूमि की ओर संकेत करते हैं, किंतु बाद में जोड़े गए उपदेशात्मक छेपक राज्य व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो आख्यान आते हैं उसके कई खंड में हमें वंश आधारित समाज की पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। साथ ही इसमें कई प्रकार के ऐसे खंड हैं जिसमें उपदेश दिए गए हैं जो कि किसी राज्य के राज्य व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। महाकाव्यों में शामिल कविताओं के मूल को ऋग्वेद की दान स्तुति रचनाओं तथा वैदिक साहित्य की कथाओं, नाराशंसियों और आख्यानों तक ढूंढा जा सकता है। इसमें पुराने समय के ऐसे वृत्तांत हैं जिनका परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए फिर से बखान किया गया है। तो यहाँ हम देखें तो जो पुराने समय में जो आप गाथाएं, नाराशंसियाँ या आख्यान जो वेदों में देखते हैं, उसी का यहाँ पे पुनः उसका वर्णन किया गया है, यानी कि उसका परिवर्तित रूप हमें देखने को यहाँ महाकाव्यों में मिलता है। यहाँ हमें ऐसे वृत्तांत मिलते हैं जो पूर्व के काल की घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। इनके केंद्र में राजा, राजपुरुष हैं। दोनों ही महाकाव्य कथाओं या कहानियों के वाचन से विकसित हुए हैं। रामायण के पुराने स्वरूप को राम कथा तथा महाभारत को भारत कहा जाता था। रामायण के जो पुराने स्वरूप हैं उसे राम कथा तथा जो महाभारत है उसे भारत कहा जाता था। दोनों ही स्थान विशेष से जुड़े हैं, दोनों एक निश्चित स्थान विशेष से जुड़े हैं, दो मुख्य वंशों के आसपास घूमते हैं। इनमें जो भी राम है और भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके वंशों से जुड़े कथाएं इसमें संबंधित हैं। इस प्रकार महाभारत के केंद्र में पश्चिमी गंगा घाटी तथा एला वंश है। रामायण के केंद्र में मध्य गंगा घाटी तथा इक्ष्वाकु वंश है। जब हम वंश की बात करते हैं महाकाव्य के अंदर तो महाभारत के अंदर हमें पश्चिमी गंगा घाटी का जो एला वंश है
उससे संबंधित घटनाएं विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। रामायण में जो घाटी मध्य गंगा घाटी है उसमें इक्ष्वाकु वंश जो है वह मुख्य रूप से रामायण के अंदर उनकी घटनाओं का, उनसे संबंधित लोगों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। महाभारत परिवर्तन के 3 चरणों से गुजरा था। मूल रचना का साहित्यिक पाठ व्यास ने रचा था, जिसमें बाद के संपादकों संभवतः भृगुओं ने क्षेपकों को जोड़ा। अंतिम चरण राजतत्व तथा विष्णु की उपासना का प्रचार करता है। इसी प्रकार देखें तो महाभारत परिवर्तन के 3 चरणों से गुजरा है, जिसमें मुख्य रूप से हम देखें तो इसकी मूल रचना हमें व्यास जी के द्वारा की हुई दिखती है। बाद में जो हो सकता है संभवतः भृगुओं द्वारा इसमें कुछ रचनाएं जोड़ी गई, और अंतिम चरण में हमें राजतत्व तथा विष्णु भगवान की उपासना से संबंधित कई खंड देखने को मिलते हैं। महाभारत में 18 पर्व यानी अध्याय हैं। इनमें से कुछ पर्व जहां महाकाव्य का केंद्रीय भाग बनते हैं, वहीं कई अन्य क्षेपक हैं। यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच क्षेत्र विशेष पर नियंत्रण तथा राजनीतिक प्रभुता हेतु संघर्ष का वर्णन करता है। महाभारत में क्या है? महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में अपने शासन स्थापित करने के लिए, एक विशेष क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए दोनों में राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। दोनों ही पुरु के वंशज हैं। पांडवों के साथ संबंध रखने वाला विशेष चरित्र वृष्णि कुल के कृष्ण हैं। जो पांडवों के साथ हम विशेष रूप से जिनका संबंध देखते हैं वह श्री कृष्ण हैं, जो कि वृष्णि कुल से संबंधित हैं। मूल रूप से मौखिक तथा सूत परंपरा का हिस्सा रहे महाभारत का जन्मेजय द्वारा मैमिस वन में किए जा रहे सर्प यज्ञ में पाठ किया गया था। मूल रूप से मौखिक तथा सूत परंपरा का जो हिस्सा है वह महाभारत के अंदर हमें जन्मेजय द्वारा जो मैमिस वन में सर्प यज्ञ किया गया था, सांपों को नष्ट और उन्हें मारने के लिए जो यज्ञ किया गया था, उसके पाठ को बताया गया है। इसका केंद्रीय भाग नायकों की वंशक्रम व्यवस्था वाले एक पशुचारा कृषि समाज में एक सुस्पष्ट कृषि समाज तथा गंगा घाटी में स्थापित राजतंत्रीय राज्य व्यवस्था की ओर संक्रमण को दिखाता है। महाभारत का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ से हमें जो ऐतिहासिक तथ्य हम समझते हैं उसमें यह हमें उभर कर आता है कि जो कृषि आधारित समाज था उसका धीरे धीरे गंगा घाटी में जो राजतंत्र स्थापित हुआ, इस प्रकार उनमें परिवर्तन की दौर को दिखाता है। राजतंत्रीय राज्यों की ओर क्रमिक संक्रमण के साथ वंश आधारित समाज का सामाजिक चरित्र भी बदल गया। नायकों की मृत्यु के साथ वंश आधारित व्यवस्था का अंत भी हो गया था। महाकाव्यों में राज्य व्यवस्थाएं पीछे की ओर दलपतियों के युग पर नजर डालती है। इसका उद्देश्य राज्य व्यवस्था को वैधता तथा मान्यता प्रदान करना है। कल्पित वंशावलियों के संबंध के माध्यम से यह अतीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बड़े और छोटे पुत्रों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों तथा अयोग्यता के सवालों को वैधता और मान्यता प्रदान करता है। जब महाभारत का अध्ययन करते हैं तो इसमें आप देखते होंगे जो छोटे और बड़े पुत्र हैं उनके उत्तराधिकार से संबंधित विषय के सवालों को मान्यता प्रदान करता है। महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच उत्तराधिकार का विवाद और रामायण में राम और भरत के बीच ज्येष्ठाधिकार से संबंधित समस्या इसे ही प्रकट करती है। व्यास का प्रयास यह था कि घटनाओं को इस क्रम से छांटा जाए और नया रूप दिया जाए कि वह ब्राह्मणीय आचार शास्त्र को महत्व प्रदान करे। साथ ही इससे यह तथ्य भी रेखांकित होता है कि महाभारत यद्यपि मूल रूप से सूतोच्चारणों द्वारा रचा गया था, किंतु बाद में इसे ब्राह्मणों द्वारा आत्मसात किया गया, जिन्होंने इसे लिखित स्वरूप प्रदान किया। बाद के 6 पक में वे जो राम को दैवीय स्वरूप प्रदान करने, राजा के कर्तव्य तथा आचरण संबंधी अंश, सृष्टि संबंधी विमर्श तथा सदाचार इत्यादि का वर्णन करते हैं। ऐसा नव उदित राजतंत्रों तथा नव धार्मिक पंथों की आवश्यकता से तालमेल बैठाने के लिए किया गया था। इनमें कुछ महत्वपूर्ण विकास क्रम ऋग्वेद के पुराने समय के संघर्षों, जिसमें 10 राज्य या 10 राजाओं का युद्ध की कहानी को चिन्हित करते हैं, जिसे अत्यधिक विस्तार से दिया गया था। एक स्थानीय संघर्ष को एक युद्ध के रूप में विस्तार दे दिया गया। लोगों के आप्रवासन के साथ साथ जैसे जैसे कहानियों ने आकार लिया, मैत्रियां तथा पहचानें भी बदल गईं। केंद्रीय वृत्तांत में कई कहानियां जोड़ दी गई या कुछ को हटा दिया गया।
यह हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसका संबंध महाकाव्यों से ही है। महाकाव्यों में जो घटनाएं आ रही हैं उसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप हमें वेदों में, जैसे विशेष रूप से ऋग्वेद में भी संघर्षों के रूप में जो कथाएं मिलती हैं, काव्यों में उसी को विस्तार दिया गया है। स्थानीय संघर्ष को एक महायुद्ध में विस्तार रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही लोगों के अप्रवासन के साथ साथ जैसे जैसे कहानियों ने आकार लिया, मैत्रियाँ तथा पहचानें भी बदलती गई। केंद्रीय वृत्तांत में कई कहानियां जोड़ दी गई और कुछ को हटा भी दिया गया। ये ग्रंथ तभी एक स्थिर और ठोस रूप ले पाए जब इन्हें लिखा गया, और तब भी इनमें कुछ जोड़ा जा सकता था। केवल उसे ही बनाए रखा जिसे इन ग्रंथों को अद्यतन करने वालों द्वारा उचित समझा गया। इसमें कुछ को जोड़ा गया, कुछ को हटाया गया। यह निर्णय किसने लिया? उस समय के ब्राह्मणों ने, जिन्होंने इनकी लिखित रूप में रचना की, और वे अपने हिसाब से जो उन्हें महत्वपूर्ण लगा उसे जोड़ा और जिसे वे उचित नहीं समझे उसे हटा दिया गया। इस प्रकार से महाकाव्य की रचना हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार इनमें ऐतिहासिक चेतना के तत्वों को शामिल किया गया था। महाकाव्यों में ऐतिहासिक चेतना के तत्वों को भी शामिल किया गया था। ऐसे उदाहरण या ऐसे घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया जो पूर्व में हो चुके थे। इस प्रकार से ऐतिहासिक चेतना के तत्व भी हमें इसमें महाकाव्यों में देखने को मिलते हैं। बिना यह ध्यान रखे कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वह तथ्यपरक है या नहीं, इसमें अतीत का बोध है और अतीत संबंधी ज्ञान की परंपरा का निर्वाह जो बाद में अतीत की पुनर्रचना हेतु महत्वपूर्ण होता है। अब हम दोनों महाकाव्यों महाभारत और रामायण का कुछ इस प्रकार से महाकाव्यों की रचना हुई। इसमें कई तरह के आक्षेप, कथाएं, कहानियाँ बाद में जोड़ी गई। इसका जो प्रारंभिक रूप है हमें वेदों, प्रमुख रूप से ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से महाकाव्य के क्रम में हमने आज महाभारत को पढ़ा और इसकी ऐतिहासिक चेतना के महत्व को समझने का हमने प्रयास किया। अगले वीडियो में हम रामायण जैसे महाकाव्य के महत्व का पाठ करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।